नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चिंता में है कि विरोधी झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने रेलवे के एक प्रोग्राम में कहा कि निजीकरण को लेकर झूठा प्रचार हुआ। रेलवे के निजीकरण का विचार ही नहीं है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को 60 से घटाकर 58 वर्ष करने का कोई इरादा नहीं है। जाहिर है, सरकार आर्थिक सुधारों, भूमि अधिग्रहण, कोयला कंपनी आदि के विनिवेश को लेकर विरोधियों के प्रचार को नुकसानदायी मान रही है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली की सभा में आप पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां तो झूठ की फैक्ट्री चल रही है। जाहिर है, केंद्र सरकार दोहरी चिंता में है। एक तरफ उसे आर्थिक सुधार और राजकाज को बेहतर बनाने के सख्त फैसले लेने हैं, तो दूसरी ओर इससे विरोधियों की आलोचना का मौका मिलने की चिंता है। लाख टके का सवाल है कि यदि सुधार नहीं होंगे तो बेहतर शासन कैसे होगा, आर्थिकी कैसे सरपट भागेगी। जो चला आ रहा है उसी की लकीर का फकीर बनकर सरकार चली तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। कांग्रेस, आप पार्टी, जनता पार्टी या अन्य विरोधियों की चिंता करते हुए राजकाज में ढाक के 3 पात रहेंगे। नरेंद्र मोदी के प्रति जनता में अभी जो विश्वास है उसके बूते वे खम ठोक कर कह सकते हैं कि फला फैसला जरूरी है और यदि ऐसा नहीं किया तो मैं अच्छे दिन नहीं ला सकूंगा। केंद्र की मजबूत सरकार को मजबूत 2 टूक फैसलों का जनादेश मिला हुआ है। व्यवस्था, राजकाज को बेहतर करने के लिए अलोकप्रिय कदम उठाने से नेतृत्व की फौलादी कमान बनेगी, क्या नहीं? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। दिल्ली में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टियों में भीतरघात की चिंता बढ़ती जा रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों में अंदरूनी कलह बहुत बढ़ गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी इससे बची हुई है। कांग्रेस में अजय माकन को पार्टी का चेहरा बनाकर पेश करने और अरविंदर सिंह लवली को चुनाव लड़ने से रोकने के बाद पार्टी में कलह बहुत बढ़ गई है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी के आला नेता दिल्ली में 2 चेहरे नहीं रखना चाहते हैं। उनको लग रहा था कि माकन चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनकर लड़ेंगे और लवली प्रदेश अध्यक्ष के नाते चुनाव लड़ेंगे तो तस्वीर साफ नहीं होगी और दोनों को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर देखा जाएगा, यानी पार्टी एक कमान में काम नहीं करेगी। बताया जा रहा है कि माकन ऐसा चाहते थे, इसीलिए पार्टी ने लवली को चुनाव नहीं लड़ने के लिए तैयार किया, लेकिन इससे सिख मतदाताओं में अच्छा संदेश नहीं गया है। पिछली बार कांग्रेस के जीते 8 विधायकों में 2 सिख थे। उधर भाजपा में किरण बेदी को प्रोजेक्ट करने से पार्टी के तमाम नेता आहत हैं। जगदीश मुखी ने तो खुलकर कहा कि इस बारे में उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। सतीश उपाध्याय से लेकर विजय कुमार मल्होत्रा और हर्षवर्धन से लेकर विजेंद्र गुप्ता, आरती मेहरा और पवन शर्मा तक ज्यादातर नेता हैरान परेशान हैं। माना जा रहा है कि पूरी दिल्ली की बजाय अब ये सारे नेता अपने क्षेत्र पर फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव और उसके बाद 4 राज्यों में बुरी तरह हारने के बाद संगठन में अपने प्रयोगों से तौबा की थी। तभी दिल्ली समेत सभी राज्यों में बिना प्राइमरी के टिकट बंटे, लेकिन अब फिर माना जा रहा है कि वो चाहते हैं कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए उनके बनवाए फॉर्मूले पर अमल हो। कांग्रेस के जानकार सूत्रों के मुताबिक राहुल कांग्रेस संगठन में कुछ पदों के लिए चुनाव करा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति के 1 दर्जन सदस्यों के चुनाव कराने पर विचार कर रही है। कांग्रेस संविधान के मुताबिक कार्य समिति में 12 सदस्यों के चुनाव होने चाहिए और करीब इतने ही सदस्य मनोनीत होने चाहिए। नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के रहते चुनाव हुए थे, लेकिन जब से सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली तब से चुनाव नहीं हुए। सभी सदस्य मनोनीत होते हैं। सोनिया के रहते विशेष आमंत्रित और स्थायी आमंत्रित सदस्यों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बहरहाल राहुल गांधी चाहते हैं कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के जरिए कार्य समिति के सदस्य चुने जाएं। हालांकि परिवार के प्रति निष्ठावान कुछ नेताओं का कहना है कि इससे उनके नेतृत्व को चुनौती मिल सकती है। जानकारों का कहना है कि सोनिया के रहते चुनाव होते तो उन्हें चुनौती नहीं मिलती, लेकिन राहुल के नेतृत्व को लेकर अंदेशा है और संगठन में चुने गए नेता उन्हें चुनौती दे सकते हैं।
जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले 4 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होंगे। इन 4 सीटों के चुनाव से तय हो जाएगा कि राज्य में कैसी सरकार बनेगी। राज्य के सभी 4 सदस्यों का कार्यकाल 11 फरवरी को पूरा हो रहा है। उससे पहले चुनाव होना है। इन 4 में से 2 सदस्य कांग्रेस के हैं और 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। लेकिन इस बार दोनों पार्टियों को एक-एक सदस्य जिताने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सोज रिटायर हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि आजाद का फिर से राज्यसभा में आना इस पर निर्भर करेगा कि पीडीपी और भाजपा में तालमेल होता है या नहीं। विधानसभा की मौजूदा तस्वीर के मुताबिक 28 विधायकों वाली पीडीपी और 25 विधायकों वाली भाजपा एक-एक सीट आसानी से जीत लेंगे। अगर दोनों साथ मिल जाते हैं तो तीसरी सीट भी निकल जाएगी। 87 सदस्यों की विधानसभा में एक सीट जीतने के लिए 18 वोट की जरूरत होगी। पीडीपी और भाजपा को मिलाकर 53 विधायक बनते हैं। ऐसे में 3 सीटें इन्हें मिलेंगी। अगर दोनों में समझौता होना है तो पीडीपी सद्भाव दिखाते हुए एक सीट भाजपा को दे सकती है। अगर पीडीपी की मदद से भाजपा राज्यसभा की 2 सीट जीतती है तो इससे साफ हो जाएगा कि दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी। ऐसे में चौथी सीट के लिए आजाद पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निर्भर करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 निर्दलीय विधायकों की मदद से एक सीट जीत सकती है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को जोर का झटका लगा है। केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रही कृष्णा तीरथ आज बीजेपी में शामिल हो गयीं। दिल्ली में कृष्णा तीरथ को कांग्रेस का दलित चेहरा माना जाता है। वो पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी के उदित राज से हार गई थी। बताया जा रहा है कि वो इस बार अपने लिए या फिर अपनी बेटी के लिए विधानसभा का टिकट मांग रही थी। दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी बेटी के टिकट की दावेदारी की थी। बताया जा रहा है कि वो पटेल नगर सीट से टिकट चाहती थी, लेकिन वहाँ कांग्रेस पूर्व विधायक राजेश लेलोठिया की टिकट काटने के लिए तैयार नहीं हुई, जिससे नाराज होकर उन्होंने पाला बदल दिया। आज सुबह उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गयी। कृष्णा तीरथ के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस ने कहा है कि इससे बीजेपी की निराशा जाहिर होती है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार हर किस्म की सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने पर काम कर रही है। जेटली ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष के बजट से पहले सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और नीतियों की स्थिरता सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि विकास की दर बढ़ाई जा सके और निवेश आकर्षित किया जा सके। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से एलपीजी की सब्सिडी बैंक खाते में जाने लगी है और सरकार दूसरी सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने पर काम कर रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता वाले वित्तीय व्यय आयोग की सिफारिशों को अगले बजट में शामिल कर सकती है। माना जा रहा है कि जालान ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और खर्च कम करने के उपायों की सिफारिश की गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून बनाने के लिए अध्यादेशों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। राष्ट्रपति ने सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित सभी राजनीतिक संस्थाओं से अपील की है कि वो कानून बनाने के लिए व्यवहारिक समाधान निकाले। उन्होंने कहा कि संविधान में अध्यादेश के जरिए कानून बनाने का प्रावधान है, लेकिन सामान्य कानून के लिए इस रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के लिए लाए गए अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने पूछा था कि इसकी जल्दी क्या है। तब 3 केंद्रीय मंत्रियों ने उनसे मिलकर उनको इस बारे में बताया था। केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही संसद में विपक्ष के साथ चल रहे टकराव की वजह से सरकार पिछले 8 महीने में 8 अध्यादेश ला चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से अरविंद केजरीवाल की शिकायत की है। कांग्रेस ने आयोग से केजरीवाल के उस बयान की शिकायत की है जिसमें उन्होंने मतदाताओं से कहा था कि वो कांग्रेस और बीजेपी से पैसे ले ले, लेकिन वोट आपको ही दे। कांग्रेस ने आयोग से इस बयान का संज्ञान लेने और केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मुख्य चुनाव आयुक्त HS ब्रह्मा से शिकायत करते हुए कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के सचिव KC मित्तल ने कहा है कि इस बयान के जरिए केजरीवाल ने मतदाताओं को रिश्वत लेने के लिए उकसाया है और इस तरह से उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की छवि खराब की है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के भीतर का विवाद खुलकर सामने आ गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने किरण बेदी के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो कोई मुख्यमंत्री पद की दावेदार नहीं है। मनोज तिवारी रविवार को बेदी की ओर से दी गई चाय पार्टी में नहीं गए थे। इसके बाद आज उन्होंने कहा कि किरण बेदी पार्टी की एक सामान्य कार्यकर्ता है, जबकि वो सांसद है, इसलिए बेदी को उनसे मिलने आना चाहिए। तिवारी ने यह भी कहा कि बीजेपी को किसी थानेदार की जरूरत नहीं है, बल्कि एक विनम्र नेता की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चल सके। मनोज तिवारी ने कहा कि कुछ दिन पहले किरण बेदी ने कार्यकर्ताओं से जो बात की थी वो भी उन्हें पसंद नहीं आई थी और कार्यकर्ताओं ने भी इसे पसंद नहीं किया था। किरण बेदी ने इसकी शिकायत नेताओं से की, जिसके बाद मनोज तिवारी से जवाब तलब किया गया। बेदी की चाय पार्टी में एक और सांसद उदित राज भी नहीं गए थे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी सांसद शशि थरूर से दिल्ली पुलिस उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में 1-2 दिन में पूछताछ कर सकती है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर BS बसी ने कहा है कि थरूर से कल या परसों पूछताछ हो सकती है। बसी ने कहा है कि इस मामले से जुड़े दूसरे तमाम लोगों से SIT पूछताछ कर सकती है ताकि मामले को किसी तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जाए। दिल्ली पुलिस प्रमुख ने हालांकि पूछताछ के बिंदुओं का खुलासा करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरे लोगों से पूछताछ और दूसरे स्रोतों से उनके पास जो खबरें आई हैं उन सब के बारे में पूछताछ की जाएगी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। एक के बाद एक विधानसभा चुनाव जहां विपक्ष के लिए हमलावर राजनीति का मौका है, वहीं केंद्र सरकार के लिए यह बंधन है कि वह सख्त फैसले नहीं करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक के बाद एक फैल रहे झूठ का जवाब देना पड़ रहा है। सवाल है, इसका क्या राजकाज पर उल्टा असर नहीं हो रहा होगा? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली में जो कहा उससे उनकी चिंता जाहिर हुई। उन्होंने इस बात पर सफाई दी कि सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने की उम्र नहीं घटाई जाएगी। ध्यान रहे, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में यह खबर चर्चा में आई थी कि सरकार कर्मचारियों के रिटायर होने की उम्र 60 से घटाकर 58 साल करने जा रही है। जब इसका प्रचार हुआ तो केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस प्रचार से चिंतित प्रधानमंत्री ने भी सफाई दी। जाहिर है कि सरकार को इस बात की चिंता सता रही है कि उसके फैसलों का अगर गलत प्रचार हुआ या ऐसी बातों का प्रचार हुआ जो सरकार नहीं करने जा रही है तो उसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। लेकिन मुश्किल ये है कि सरकार अगर सख्त फैसले नहीं करती है और विकास की गाड़ी जहां की तहां खड़ी रहेगी। पिछली सरकार जैसे नीतिगत लकवे का शिकार हुई थी वैसा ही इस सरकार के साथ भी होगा। वैसे सरकार ने सख्त फैसले शुरू कर दिए हैं, तभी विपक्ष की परवाह किए बगैर सरकार ने एक के बाद एक 10 अध्यादेश जारी कर दिए। सरकार ने यह मैसेज दिया कि उसे अपने वादे पूरे करने हैं। असल में चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरे करने के लिए ढेर सारे और सख्त फैसले करने हैं। सरकार में आने के बाद भी वो प्रचार के मोड़ में हैं। वो लगातार राज्यों में चुनावी रैलियां करते रहे हैं और उनके भाषणों से लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही है। इसलिए इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा सक्रियता की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि कैसे सरकार के कदम रोके जा सकते हैं। आखिर यूपीए सरकार में विपक्ष के विरोध और हंगामे की वजह से ही फैसले लेने बंद हुए थे। एक बार सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसी और उसके बाद विपक्ष ने संसद में कामकाज ठप किया। फिर मनमोहन सिंह की सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया और वो कोई फैसला नहीं कर पाई। इस बार कांग्रेस पार्टी इस रणनीति पर काम कर रही है। वो लगातार विरोध करके सरकार के कदम रोकना चाहती है। वो चाहती है कि सरकार फैसले न करे, इससे विकास की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी और तब उसे नाकाम ठहराना आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर विपक्ष की राजनीति नरेंद्र मोदी को फेल करने की है। ये तभी होगा जब सरकार अपना एजेंडा लागू करने में नाकाम होगी। नरेंद्र मोदी को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि उनको जनादेश मजबूत व निर्णायक नेतृत्व के लिए मिला है। इसका सम्मान करते हुए उनको फैसले करने होंगे। वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या लेफ्ट पार्टियों का मुंह देखकर फैसला नहीं कर सकते। अगर उनकी सरकार विपक्ष के एजेंडे पर प्रतिक्रिया देती रहेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसे अपना एजेंडा तय करना है और इस बात की परवाह नहीं करनी है कि उस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होती है। संयोग से पहले 8 महीने में नरेंद्र मोदी अपना ही एजेंडा सेट करते दिखे हैं। उन्होंने बीमा सेक्टर में FBI की सीमा बढ़ाने से लेकर भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन तक के ऐसे फैसले किए हैं जिनसे उनकी सरकार की छवि काम करने वाली मजबूत सरकार की बनी है और निवेशकों का भरोसा बना है। लगातार पेट्रोलियम उत्पादों के दाम गिरने और ब्याज दर सस्ती होने से अच्छे दिन की उम्मीद भी बढ़ गई है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद पक्ष विपक्ष के झूठ की राजनीति पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में आप पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल मारक है। अरविंद केजरीवाल को आम आदमी के मुद्दों पर सहानुभूति बटोरने की कला आती है। उधर नरेंद्र मोदी की जनता की नब्ज पर पकड़ जबरदस्त है। तभी झूठ और सफाई के भाषणों का दिलचस्प मुकाम है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, चुनाव की मजबूरी और विपक्ष की आलोचनाओं के मद्देनजर क्या अब ये नहीं लगता
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चिंता में आ गए हैं कि अलोकप्रिय फैसले नहीं होने चाहिए और जो विरोधी जो आलोचना करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, उस पर बार बार वो सफाई भी देने लगे हैं। मुझे क्या लगता है कि इसमें विरोधी क्या कह रहे हैं ये उन पर असर ज़्यादा नहीं कर रहा जितना चुनाव जीतने का दबाव कर रहा है। क्या हो रहा है कि एक के बाद एक चुनाव आ रहा है और उन चुनाव को जीतने की सारी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आ रही है और इसलिए उनको जो लोकप्रिय या जो चीज़ लोग सुनना चाहते हैं वो बात कहनी पड़ रही है। जैसे 60 साल से उम्र 58 नहीं होगी, अब ये बात उन तक पहुंची होगी कि दिल्ली में बहुत समय से ये र्यूमर चल रही थी और सरकारी कर्मचारियों में डर पैदा हो गया था, तो उसको जो उन्होंने रोका या मना किया, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं विपक्ष की राजनीति नहीं है। लोगों में जो एक किसी न किसी चीज को लेकर एक आशंका पैदा होती है उसका निराकरण करना, और उस चुनाव वाले राज्य में दिल्ली में बहुत बड़े संख्या में केंद्रीय कर्मचारी, तो मुझे क्या लगता है ये जो चुनाव जीतना एक नरेंद्र मोदी के ऊपर एक दबाव डालता है सरकार चलाने के अतिरिक्त, नहीं तो ये वो कहीं ना कहीं से दिखाई दे रहा है। नहीं तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव जीते जा रहे हैं, हो रहा है बहुत। लोकसभा में जितना बड़ा जनादेश मिला है तो उसमें अगर वो खमटोक अगर ये कहे कि नहीं ये जरूरी है, राज्य के लिए भविष्य के लिए जरूरी है, तो उसमें क्या हर्ज है? नहीं, उसकी हिम्मत तो बतानी चाहिए। देखिए एक बात माननी पड़ेगी कि लोकतंत्र में चुनाव जीतना ये एक मापदंड रहता है पार्टी की लोकप्रियता का और नेता की लोकप्रियता का। इसलिए ये कहना कि दिल्ली का एक चुनाव है उसको छोड़ दो या झारखंड का चुनाव उसकी चिंता मत करो, लेकिन उसकी चिंता करते हुए भी आपको वो कड़े कदम लेने भी पड़ेंगे जिनसे कि आपका जो अच्छे दिन वाली बात है। तो मेरा मानना है कि दिल्ली के चुनाव के बाद और बजट जब आएगा तो बजट में हमें पहली बार एक ऐसी झलक मिलेगी कि क्या सरकार सचमुच में ऐसे कठोर कदम जिनको आप कहते हैं कि वो लोकप्रिय नहीं होंगे, उसकी एक पहली झलक हमको बजट में मिलने वाली है। नहीं अशोक जी, मेरा ये इसलिए तर्क है कि जैसे रेलवे कर्मचारियों की चिंता या जो उनमें झूठ फैला कि भाई निजीकरण हो रहा, तो उसकी भी उन्होंने मिर्जापुर की प्रोग्राम में सफाई दी। इसी तरह यहाँ अरविंद केजरीवाल सरकारी कर्मचारियों को ये कहते हुए भड़काएंगे या भड़का रहे हैं कि भाई देखिए आपको अब आजकल 9 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता है, 6 बजे 5 बजे तक वहां रुकना पड़ता है, आपको बहुत टाइट कर दिया, कस दिया गया, तो सरकारी कर्मचारी नाराज हो रहे। ये जो बातें हैं इससे गवर्नेंस को प्रभावित होना या इसकी चिंता एक सीमा से ज्यादा क्यों होनी चाहिए? नहीं देखिए, रेलवे में निजीकरण होगा या नहीं होगा जब तक सरकार उसके बारे में कोई फैसला नहीं करती। वही मेरा कहना, उसमें ऐसे ही कोयला वालों ने हड़ताल इसलिए की कि भाई साहब ये बेच रहे हैं, विनिवेश वाली बात है, तो ये तमाम सुधारों के बीच में 10 तरह की चिंताएं होगी, तो उसमें सफाई क्यों देनी चाहिए? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ये सफाई कम है, ये जिस प्रकार की एक अफवाह फैलती है और अफवाह भी अगर वो निराधार है तो उसका निराकरण जब तक प्रधानमंत्री लेवल पर नहीं होता है, लोगों को विश्वास नहीं होता। अब जैसे मान लो 58 वर्ष नहीं होने वाली, प्रधानमंत्री ने टूक कह दिया तो अब निश्चिंत हो जाएगा गवर्नमेंट अप्लाई। लेकिन मेरा कहना है कि जो गवर्नेंस से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उनमें जो पॉलिसी डिसीजन होने हैं जिनकी इंतजार कर रहे हैं, निवेश करने वाले कर रहे हैं या और लोग कर रहे हैं, उसकी पहली झलक बजट में मिलेगी। इसलिए दिल्ली के चुनाव के बाद अगला चुनाव बिहार में है, उसमें काफी समय है। नहीं, उसमें फिर देखिए एक कि विपक्ष बहुत बुरी तरह आक्रामकता के साथ भू अधिग्रहण कानून को लेकर माहौल बना रहा है, किसान विरोधी ये है बिहार, तो तमाम तरह विपक्ष गोलबुंद होता हुआ लग रहा। तो उसमें प्रधानमंत्री को 2 टूक स्टैंड लेना चाहिए या उसमें धुलमुल होगा? देखिए, इसमें एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि विपक्ष लामबंद हो रहा है। देखिए, विपक्ष इस समय इतना कमजोर है कि उसको कुछ मुद्दे चाहिए, जैसे कि वो मजदूर संगठनों के द्वारा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं अभी विपक्ष में उतना दम नहीं है और विपक्ष अभी एकजुट भी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये विपक्ष का दबाव नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने का दबाव नरेंद्र मोदी पर अवश्य है और साथ ही साथ उन पर यह भी दबाव है, और वो जो उनके बजट में आने वाला है कि क्या सरकार कुछ कठोर कदम उठाएगी कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं कि उनकी गवर्नेंस भी अच्छी हो और उनका जो पॉलिटिकल एक इमेज है कि वो चुनाव उनको जितवाना है, इस दबाव के रहते वो इसमें से एक कहीं ना कहीं तालमेल बिठाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी एक और पहलू है कि गवर्नेंस इस बात से भी प्रभावित होता हुआ लगता है कि जैसे कोयला हड़ताल है तो बीएमएस भारतीय मजदूर
मजदूर संघ ने भी हड़ताल में उसमें हिस्सा लिया, वो संघ परिवार के संगठन या उनको भी मनाना समझाना वो भी एक चैलेंज बना हुआ है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि विपक्ष तो इस समय बिखरा हुआ है, हाँ। लेकिन संघ परिवार में जो संगठन हैं, जैसे मजदूर संघ है या किसान स्वदेशी संघ है, हाँ, किसान या संघ स्वदेशी है। जागरण मंच हाँ। है, इनके साथ तालमेल बिठाकर हाँ। सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाना, ये उनके सामने एक वो चुनौती भी है। एक वो मामला है। और उसके लिए वो इनके साथ बातचीत का सिलसिला बनाए रखे हुए हैं। हाँ। मेरी जानकारी के अनुसार नरेंद्र मोदी हर नीतिगत मामले में संघ के जितने संगठन हैं उनसे कम बातचीत का सिलसिला बनाए हुए हैं। इसलिए विपक्ष इस समय कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन चुनाव जीतना ये उसी बात में आता है कि हर चुनाव को नरेंद्र मोदी को जितवाना है। कुल मिलाकर आपके अनुसार, लब्बो लुआब के नाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नेंस की कसौटी या अच्छे दिन के लिए ठोस फैसलों की, कठोर फैसलों पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, या ये कि कहीं अलोकप्रिय न हो जाए उसकी चिंता ज्यादा हावी होती जा रही है? नहीं, अलोकप्रिय वो तब होंगे जब चुनाव में बीजेपी हारना शुरू करेगी। मतलब उस चुनाव के नतीजा वो कर रहा है। इसलिए चुनाव जीतना भी उनकी प्राथमिकता भी है, और साथ में गवर्नेंस में। नहीं, पर ये नहीं लगता अशोक जी कि प्रधानमंत्री और पार्टी ने, बीजेपी ने हर चुनाव को जीतने की जो जिद बनाई है, ये कोई ठीक नहीं है? भाई जीत हार चलती रहती है, क्या उसमें? ये राजनीति में ये नहीं सोच हो सकती। राजनीति में चुनाव मापदंड है आपकी पॉपुलैरिटी का, इसलिए आपको हर चुनाव जीतना है, और आज की स्थिति में हर चुनाव नरेंद्र मोदी को ही जितवाना है। ये एक बहुत दुविधा, भारी, बहुत भारी, दुविधा। अपने आप में बोझ नहीं ले लिया? बिल्कुल, मैं मानता हूं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। जब जब लोकप्रिय प्रधानमंत्री आए हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, वाजपेयी हो, उनके ऊपर ये बर्डन रही है कि चुनाव उनको जितवाना है। नहीं, अच्छा, देखिए, नहीं, वाजपेयी जी ने ऐसी चिंता नहीं की, वाजपेयी जी को इस तरह का बोझ नहीं रहता था, या नहीं, लेकिन पार्टी का सारा दारोमदार तो चुनाव जितवाने का उन्हीं पर रहता था। हाँ। तो ऐसे में गवर्नेंस और चुनाव जीतना, इसमें तालमेल बिठाकर समय निकालना, ये एक प्रधानमंत्री के लिए चुनौती रहती है। और खास तौर पे जो लोग, अब देखिए मनमोहन सिंह को इसकी कोई चिंता ही नहीं थी, उनको कभी कोई चुनाव ही जितवाना नहीं था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी हमें 2-3 महीने इंतजार करना चाहिए। जब बजट पेश होगा उसके तो बाद उसके बाद से जो नहीं, उसके बाद आपका मानना है कि बिहार चुनाव को लेकर कठोर ये राजनीतिक फैसलों वो ज्यादा बड़ी चुनौती होगी फिर? लेकिन 1 साल होने को होगा। हाँ। इस बीच में सरकार को वो ऐसे कदम जिनसे गवर्नेंस सिद्ध होगी, वो इस बजट में लेने ही पड़ेंगे। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।